नमस्कार, वंस अगेन वेलकम है आप सभी का। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी चल रही है और करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी आज अपन कंप्लीट कर देंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज अपने पास जो टॉपिक बचे हुए हैं वो जैसे किरचॉफ लॉ, केवीएल, केसीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ये टॉपिक है। इसी के साथ में अपने पास इनके आगे जो टॉपिक्स आते हैं, इस टॉपिक के आगे वो आता है जैसे पोटेंशियोमीटर है, एक विभव मापी, एक मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु, एक व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु, ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे किरचॉफ नियम से। किस नियम से? किरचॉफ नियम से, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। देखिए, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। कितने नियम? दो नियम। एक जो नियम है इनका, उस नियम को बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, मतलब धारा नियम। कौन सा नियम? धारा नियम। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ धारा नियम। और इसी नियम को हम संधि नियम भी बोलते हैं। संधि नियम मतलब जंक्शन लॉ। क्लियर? अब ये नियम क्या है? जैसे मैं अगर इसका डायरेक्ट मैथमेटिकल लिखूँ ना, तो वो तो ये है कि समेशन आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि धाराओं का बीजगणितीय योग 0। धाराओं का बीजगणितीय योग 0। बीजगणितीय योग 0। समेशन का मतलब योग होता है, ठीक है। और इनका बीजगणितीय योग क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट जो है वो एक अदिश राशि है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला का मतलब है धाराओं का बीजगणितीय योग 0। योग 0 होता है। लेकिन कहाँ पर होता है? तो ये कहते हैं संधि बिंदु पर। कहाँ पर? संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ। ये होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये इनका स्टेटमेंट है। अब इसको समझते हैं। देखिए, समझने के लिए सबसे पहले तो अपने को संधि बिंदु को समझना पड़ेगा, यानी जंक्शन क्या है। भाई, यहाँ पे बता रहा है कि जंक्शन पे 0 होगा। संधि बिंदु का मतलब होता है जहाँ पे 3 या 3 से अधिक तार, 3 से अधिक तार समझ रहे हो? तार, या मैं कह दूं प्रतिरोध, ठीक है। 3 या 3 से अधिक तार जिस बिंदु पर मिलते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। उसे जंक्शन यानी उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मतलब इंग्लिश में बात करें तो पॉइंट एट विच 3 और मोर देन 3 वायर आर कनेक्टेड या आर कनेक्टेड इज कॉल्ड जंक्शन। पॉइंट एट विच 3 और मोर देन 3 वायर आर कनेक्टेड इज कॉल्ड जंक्शन। उसे अपन क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट इस नियम का था वो था कि संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। और जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे 3 या 3 से अधिक प्रतिरोध या 3 या 3 से अधिक तार जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अपन संधि कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन और समझते हैं। ये कहते हैं कि जैसे कि ये एक वायर आ रहा है अपने पास, ठीक है। ओके, इसमें करंट जा रही है I1। ये एक दूसरा वायर है,
इसमें करंट जा रही है I2, ठीक है। ये एक तीसरा वायर है, ठीक है, इसमें करंट जा रही है I3 और इस पॉइंट की ओर आ रही है। फिर यहाँ से दो वायर निकल रहे हैं, जैसे कि एक निकल रहा है I4 का और एक निकल रहा है I5 का, ठीक है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि 1 2 3 4 5 तार है एक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो जंक्शन तो वैसे ही हो गया कि 3 या 3 से अधिक तार, 1 2 3 4 5 अधिक तार है, 5 तार है, एक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये क्या है? जंक्शन पॉइंट है। क्या है? जंक्शन पॉइंट, संधि बिंदु है, राइट। अब इस संधि बिंदु की ओर I1 I2 I3 धाराएं तो आ रही है और I4 I5 ये धाराएं जा रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब I1 I2 I3 I4 I5 ये 0 हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अपन देखें तो ये तो प्लस के हैं, 0 कैसे हुए? तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि जंक्शन पॉइंट की ओर जो धाराएं आएंगी ना, संधि बिंदु की ओर जो धाराएं आएंगी उनको तो अपने को पॉजिटिव लेना है और जो यहाँ से धाराएं जाएंगी उनको नेगेटिव लेना है। क्लियर? फिर इनको ऐड कर देंगे ना तो 0 आएगा। समझ में आया? ये क्या कहते हैं? इसका साइन कन्वेंशन है, ये चिन्ह परिपाटी है कि भाई 0 होगा, लेकिन 0 कैसे हो? यहाँ पे तो सारे प्लस के हैं, ये तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 0 तो हो ही नहीं रहा। तो इसके लिए चिन्ह परिपाटी अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ये चिन्ह परिपाटी क्या है? ये चिन्ह परिपाटी है कि जंक्शन बिंदु की ओर आने वाली धाराएं पॉजिटिव होती हैं और जंक्शन बिंदु से जाने वाली धाराएं नेगेटिव होती हैं। क्या है? संधि बिंदु की ओर, संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि बिंदु से जाने वाली धाराएं, संधि बिंदु से जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। जाने वाली धाराएं ऋणात्मक, नेगेटिव, ऋणात्मक होती हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसको अपन बोलेंगे करंट टेकन टू बी पॉजिटिव कमिंग टुवार्ड्स द जंक्शन एंड करंट टेकन टू बी नेगेटिव लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। क्लियर हुआ? करंट टेकन टू बी पॉजिटिव कमिंग टुवार्ड्स द जंक्शन एंड करंट टेकन टू बी नेगेटिव लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से जाने वाली धाराएं क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। अब इस प्रकार से अपन इसको ऐड करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये करंट आ रही हैं और करंट कौन कौन सी यहाँ से जा रही हैं? I4 और I5। तो इनको क्या लेंगे? नेगेटिव। ये क्या हो गया? 0। ये है अपने पास KCL, किरचॉफ का करंट लॉ, जिसे अपन संधि नियम कहते हैं, जंक्शन लॉ कहते हैं। क्लियर? समेशन I 0, संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। अब देखो, बीजगणितीय योग का मतलब ही ये होता है कि जो भी साइन दे रखा है, प्लस या माइनस का चिन्ह दे रखा है, उसे साथ में लेना है। लेकिन यहाँ पे सारे प्लस थे तो अपने को चिन्ह बताना पड़ेगा, और इसके लिए ये चिन्ह परिपाटी ये है कि भाई जो धाराएं आएंगे उनको पॉजिटिव लेंगे और जो जाएंगे उनको नेगेटिव लेंगे। अभी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये जो नियम है, इस नियम को अपन ऐसे भी बोल देते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। क्या? सम ऑफ करंट्स कमिंग टुवार्ड द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। ये भी इसका स्टेटमेंट हो जाता है। देखो, इसके इक्वल हो गए ना, ठीक है। ये आने वाली धाराएं और ये जाने वाली धाराएं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। I1 का मतलब क्या हुआ? dq/dt। I2 का मतलब वही चार्ज होगा, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4 और यहाँ पे Q5। इसका मतलब ये हुआ
कि जितना चार्ज आ रहा था उतना ही चार्ज जा रहा है, मतलब आवेश क्या है, संरक्षित है। आवेश क्या है, संरक्षित। तो यह नियम आवेश संरक्षण का पालन करता है। आवेश संरक्षण का क्या करता है, पालन करता है, पालन करता है। इट ओबे चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ। यह आवेश संरक्षण का पालन करता है। चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो ये अपने पास किरचॉफ का करंट लॉ है, धारा नियम है। इस नियम का जो यूज होगा वो न्यूमेरिकल को सोल्व करने में होगा। इसमें जैसे कि एक सर्किट दे देगा तो अपन बता पाएंगे कि कौन सी धारा है। जैसे ये इसी प्रकार से एक डायग्राम आ गया और आपसे पूछ ले बताओ करंट का वैल्यू बताओ, किसी भी एक वायर में करंट का वैल्यू पूछ ले तो हम निकाल सकते हैं। कंसेप्ट ये लगा देंगे या फिर ये लगा देंगे कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। क्लियर। तो ये था अपने पास किरचॉफ करंट लॉ। अब बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड नियम, सेकंड लॉ, और ये है केवीएल, किरचॉफ वोल्टता नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसे बोलते हैं वोल्टता नियम, वोल्टता नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसी नियम को अपन लूप नियम भी बोलते हैं, लूप लॉ। इसको अपन क्या बोल रहे थे, संधि नियम, और इसको क्या बोलते हैं, लूप नियम, लूप का नियम। इस नियम की बात करते हैं। देखिए किरचॉफ करंट लॉ जो था वो अपने पास संधि की बात कर रहा था, और किरचॉफ वोल्टता नियम है ना, ये बात करेगा लूप की। इसका भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, समेशन v इज इक्वल टू जीरो, जैसे ये था ऐसे ही मैथमेटिकल इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, समेशन v इज इक्वल टू जीरो। समेशन का मतलब एलजेब्रिक। ठीक है, एलजेब्रिक ही क्यों, वेक्टर क्यों नहीं, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, इसलिए इनका जो योग होता है वो बीजगणितीय योग होता है। क्लियर। तो जैसे कि ये क्या होगा, ये इस प्रकार से लिखेंगे अपन, जैसे वोल्टता का बीजगणितीय योग जीरो, यही है ना, वोल्टता का बीजगणितीय योग जीरो होगा, बीज गणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। कहां पर, लूप में, लूप में, लूप में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन ए लूप इज इक्वल टू जीरो। एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन ए लूप इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये होगा स्टेटमेंट। अब यहाँ पे लूप क्या है, जैसे जंक्शन, जैसे अपने जंक्शन समझा वैसे लूप को समझते हैं। लूप, लूप क्या है, एक प्रकार का बंद परिपथ है। क्या है, बंद परिपथ, क्लोज्ड सर्किट। क्या, क्लोज्ड सर्किट जो होगा उसे अपन लूप कहते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, लूप क्या है कि ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ओके, यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, यहां पे एक और अपने पास सेल है, इस प्रकार से। ठीक है, इसका प्रतिरोध R है, यहाँ पे E1 है ये, और ये E2 है। यहाँ से करंट I1 जा रहा है और यहाँ से करंट I2। ये I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और इस प्रकार से I1 प्लस I2 वापस I1 इधर आ जाएगा और I2 इधर। ये अपने को एक सर्किट दिया। ठीक है, अब इसमें लूप का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का बंद परिपथ। जैसे कि यहाँ पे ये क्लोज सर्किट है, ये
तो ये लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? लूप। अब जैसे यहाँ पे है एक क्लोज सर्किट, ये लूप कहलाता है। अब एक और ऐसे भी बनता है, तो जो क्लोज होगा ना, क्लोज सर्किट बनेगा, बंद परिपथ बनेगा, उसे अपन लूप कहेंगे। क्या कहेंगे? लूप। और फिर क्या होगा? इस लूप में वोल्टता का बीजगणितीय योग 0 होगा। वोल्टता मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का। जैसे रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, सेल पर हो जाएगा E1, है ना। ऐसे एक लूप के अंदर इन सभी को अगर जोड़ देंगे ना तो ये 0 आएगा। ये है अपना वोल्टता नियम, यानी वोल्टेज लो, किरचॉफ वोल्टेज लो। अब इसके लिए भी चिन्ह परिपाटी होनी जरूरी है। कारण क्या? क्योंकि ये तो सारे पॉजिटिव लगेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस तो होना चाहिए ना। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपन इसके प्लस और माइनस करते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं अपन इसके अंदर चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी, फिर इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। देखिए ये कहते हैं कि जैसे कि ये अपने पास एक सेल है और इसका EMF E है, ओके। इसमें अगर लूप इस डायरेक्शन में है कि प्लस से माइनस जा रहे हैं, कहाँ? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तब अपने को लेना है माइनस E। क्या लेना है? माइनस E। और माइनस से प्लस जा रहे हैं तब अपने को लेना है प्लस E। मतलब अगर इसमें लूप में अगर डायरेक्शन जो है वो प्लस से माइनस है, तब अपन लेंगे यहाँ पे जो EMF होगा या विभवांतर होगा या वोल्टता होगी या वोल्टेज होगा वो माइनस E होगा। क्लियर? और अगर माइनस से प्लस आ रहा है लूप, तब अपन लेंगे प्लस E। तो ये इसका साइन कन्वेंशन हो गया, चिन्ह परिपाटी हो गया सेल के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए। देखिए किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि ये रेजिस्टेंस है अपने पास, ये रेजिस्टेंस है, ओके। और इसमें करंट फ्लो हो रही है अपने पास I, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन में अगर लूप है अपना, प्रतिरोध में करंट की डायरेक्शन में लूप है, तब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर इसका रेजिस्टेंस है तो V बराबर IR होगा, ये तो कंफर्म है। प्लस होगा या माइनस? करंट की डायरेक्शन में होगा माइनस IR। और करंट के अपोजिट जाएंगे ना तब अपने पास हो जाएगा प्लस IR। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है कि प्लस माइनस कैसे आता है, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है चैनल पर। ये अच्छी बात है कि चलो एक वीडियो तो है जो कि बार बार देखा जा रहा है, डेली उस पर लगभग 100-150 व्यूज आते हैं। तो साइन कन्वेंशन का चिन्ह परिपाटी को लेकर मैंने डिटेल में समझा रखा है कि कैसे प्लस आता है, कैसे माइनस आता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। तो जैसे कि करंट की डायरेक्शन में लूप हो धारा की दिशा में, तब अपन लेंगे माइनस IR। और धारा के अपोजिट विपरीत दिशा में अपने पास लूप है, तब अपन लेंगे प्लस IR, ठीक है। जैसे कि ये है अपने पास, ये करंट जा रही है अपने पास I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 क्यों है? ये I1 आ रही है, ये I2 जा रही है। इस जंक्शन पर, जंक्शन हो गया ना, 3 अपने पास वायर मिल गए। इस जंक्शन पर करंट I1 आ रही है और ये जा रही है I2। तो यहां से कितनी निकलेगी? आप बोलोगे I1 प्लस I2। कारण क्या है कि भाई आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो धाराएं कितनी आ रही है? I1 प्लस I2। जा कितनी रहेगी? मतलब कितनी जाएगी? इतनी ही जाएगी, I1 प्लस I2, ठीक है। फिर बाद में यहां से I1 धारा इधर चली गई और I2 धारा इधर आ गई, ठीक है। अब जैसे मैंने लूप ऐसे ले लिया इस प्रकार से, ये लूप ले लिया, इसमें इस क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन में लूप है। तो यहां पर होगा क्या? यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो माइनस होगा, यही तो है।
धारा की दिशा में अगर लूप होता है, धारा की दिशा में अगर प्रतिरोध में अपन चलते हैं तो जो विभवांतर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास क्या आता है, माइनस आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो माइनस आएगा और करंट के अपोजिट प्लस आएगा। अभी मैं इस डायग्राम को समझा दूंगा आपको, ये दो साइन कन्वेंशन क्लियर होने चाहिए और इस डायग्राम से मैं आपको लूप लो अच्छे से बताता हूँ किस प्रकार से समेशन V0 लिखते हैं। ठीक है, चलो मैं एक बार मिटाता हूँ इसको, दिखाई दे रहा है। इस लूप नियम को अपन समझते हैं। देखिए लूप नियम किस प्रकार से है कि ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये एक सेल दे रखा है जिसका EMF E1 है, ये दूसरा सेल है जिसका EMF E2 है। ठीक है, E1 और E2, और ये है R। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, मतलब आइडियल सेल अपन यहाँ पे यूज ले रहे हैं। इससे करंट गई I2 और इससे करंट गई I1, तो यहाँ पे करंट जाएगी I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 क्यों गई? क्योंकि जंक्शन पॉइंट पे I1 और I2 आ रही हैं, तो इनका योग जाने वाले के इक्वल होगा, यानी I1 प्लस I2। फिर यहाँ से ये करंट आएगी, डायग्राम दिया होगा अपने को, और जो डायग्राम दिया हुआ है ना उसी में अपने को लूप नियम लगाना होता है। यहाँ से I1 चली गई और यहाँ से वापस कौन सी धारा आ गई, I2। क्लियर? अब जैसे कि अपन लूप की बात करते हैं, एक लूप अपन ने ये ले लिया इस प्रकार से और एक लूप ले लिया ये, दोनों लूपों में अपन बात कर लेते हैं किस प्रकार से अपना ये लूप नियम लगेगा। जैसे कि बात करें लूप फर्स्ट में, पहले नियम की बात करें, फर्स्ट नियम की, तो लूप जो फर्स्ट है इस प्रकार से है। क्लियर? तो जैसे कि ये रेजिस्टेंस में ऐसे चल रहे हैं अपन और धारा की दिशा भी इधर ही है, तो ये क्या होगा, विभवांतर यहाँ पे धारा I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये तो होगा विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर, रेजिस्टेंस पर, V बराबर IR। ठीक है, I कितना, I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस R है। प्लस होगा या माइनस, देखिए लूप की डायरेक्शन धारा की दिशा में है इसलिए क्या होगा, माइनस। क्लियर? और फिर देखिए यहाँ पे ये लूप ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे, यानी माइनस से प्लस जा रहे हैं अपन, सेल में माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस या EMF जो होंगे वो प्लस में लेंगे या माइनस में, प्लस में, बराबर क्या होगा, 0। ये लो, तो सेल में जब माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लेंगे। ठीक है, लूप सेकंड की बात करें इसी प्रकार से, लूप सेकंड की, तो लूप सेकंड की बात करें ये इस प्रकार से है अपना लूप सेकंड। लूप सेकंड में E1 की बात करें तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस E1, और E2 में माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस E2 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से अपन लूप लूप नियम में लूप नियम को लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टा नियम को अपन लगाते हैं। अब इसकी सहायता से I1 I2 की वैल्यू निकालनी होती है तो वो अपन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन में लूप नियम लगाना आना चाहिए, कैसे लगाते हैं, और उस आधार पर अपन, जैसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि बताओ करंट का वैल्यू कितना होगा, या रेजिस्टेंस का वैल्यू, या EMF का वैल्यू, ये अपने को पूछ लेता है, तो वो अपन निकाल सकते हैं अगर लूप नियम लगाना आता है तो। क्लियर है? तो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही अच्छी तरीके से ये नियम समझ में आने वाला है। चलिए, तो ये लूप नियम था। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज।
व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए ये देखो, व्हीटस्टोन जो है ना, एक फिजिसिस्ट का नाम है, एक फिजिसिस्ट हुए थे व्हीटस्टोन। इन्होंने एक स्पेशल टाइप का एक सर्किट डिजाइन किया था, स्पेशल टाइप का सर्किट, विशेष प्रकार का परिपथ इन्होंने बनाया था। ये एक निर्माण किया इन्होंने, क्या, किसका निर्माण किया? एक स्पेशल टाइप के सर्किट का। और उस स्पेशल टाइप के सर्किट से इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया, अपना सिद्धांत दिया। क्या दिया? कि तीन, अगर मतलब 4 रेजिस्टेंस लिए इन्होंने। कितने रेजिस्टेंस? 4। उसमें से 3 रेजिस्टेंस पहले से पता थे उनको कि इनका वैल्यू इतना है, और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता था। तो इन्होंने अपने नियम से उन 3 रेजिस्टेंस की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ 3 रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, जो अज्ञात प्रतिरोध था, 4th जो रेजिस्टेंस था जिसका वैल्यू नहीं पता था, उसका वैल्यू इन्होंने निकाला, उसका वैल्यू इन्होंने ज्ञात किया विद द हेल्प ऑफ 3 नॉन रेजिस्टेंस। किसकी सहायता से? 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से। तो ये जो सेतु है, ये जो ब्रिज है, इसकी सहायता से इसका यूज क्या है कि अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से। तो 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से 4th अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ये इसका क्या है? कंसेप्ट है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो इसका यूज क्यों किया जाता है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसका यूज होता है, करने के लिए इसका यूज होता है। एक स्पेशल टाइप का सर्किट इन्होंने इस प्रकार से डिजाइन किया, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस ये है एक रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस ये है, और बीच में इन्होंने जोड़ा गैल्वेनोमीटर। ये तो कुंजी जोड़ी, की जोड़ी इन्होंने, और यहाँ पे जोड़ा गैल्वेनोमीटर, और इस प्रकार से इन्होंने ये सर्किट डिजाइन किया। यहाँ से इन्होंने बैटरी से एक सेल से जोड़ दिया, जिससे करंट इसमें आ रही है, ठीक है, ये। और जैसे इनको नाम दे दिया P, Q, R और S। ये जो रेजिस्टेंस है ये अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात, अननोन। इसका वैल्यू इन्होंने ज्ञात किया यहां से। क्या कंसेप्ट बताया इन्होंने कि जैसे ये पॉइंट A है, ये B है, ये C और ये D। इन्होंने बोला कि जब गैल्वेनोमीटर जो है G, इसमें डिफ्लेक्शन 0 आए, क्या है? 0। उस केस में, उस स्थिति में P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। ये सीधा सा कंसेप्ट है। क्या? जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा, उस स्थिति में अपने आप ही इनका जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो बराबर हो जाएगा। ये अपन निकालते हैं किस प्रकार से? जैसे कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा कि IG 0, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा, उस सिचुएशन में होगा क्या? समझो आप, अगर यहाँ पे करंट नहीं है तो इसका मतलब ये है
कि पॉइंट बी और पॉइंट डी पर विभव समान है, पोटेंशियल सेम है। रीजन, क्योंकि करंट जो फ्लो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो होगी ही नहीं। विभव अगर सेम होगा, विभव अगर समान होगा तो करंट तो बहेगी नहीं यहां से। अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब Ig बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि Ig 0 होगा। जिस सिचुएशन में Ig 0 होगा वहां पर Vb बराबर क्या होगा, Vd। Vb बराबर Vd, यानी पॉइंट बी और पॉइंट डी पर विभव समान। अब पॉइंट बी और पॉइंट डी पर विभव समान होगा तो पॉइंट ए तो दोनों का सेम है, तो यहां पे विभवांतर यहां के विभवांतर के समान होगा और यहां का विभवांतर यहां के विभवांतर के समान होगा। ये इसका कंसेप्ट है। सेम होगा यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यहां के, यहां का यहां के। कैसे होगा, क्योंकि पॉइंट ये तो सेम हो गया ना भाई, यहां पे तो पोटेंशियल सेम है, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है और वो दोनों का सेम है भाई। ये भी तो पॉइंट ए तो दोनों के लिए सेम ही है और पॉइंट बी पॉइंट डी पर विभव वैसे सेम है, तो इसलिए यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यहां के समान और यहां का यहां के समान। क्लियर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब होगा क्या कि यहाँ पे जो, अब मैं इसको डिटेल में समझा सकता हूँ लेकिन डिटेल में समझने से कोई मतलब नहीं है। अपने को पता होना चाहिए क्या है कि इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल होगा, मतलब P/R इज इक्वल टू Q/S। ये होगा, क्या होगा, P/R इज इक्वल टू Q/S। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये Q इधर आ जाए, P/Q और ये R इधर चला गया, R/S। क्लियर है। तो इस प्रकार से अपन व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं, S इज इक्वल टू R/Q/P। क्लियर है। ये ध्यान रखना कि P/Q इज इक्वल टू R/S। आप ऐसे ध्यान रख लो, चाहे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ अनुपात बराबर, P का R के साथ, Q का S के साथ अनुपात बराबर। यही काम आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। अगर ये P का R के साथ, Q का S के साथ अनुपात बराबर है तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा अगर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ रेशियो बराबर है तो। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका यूज किया जाता है सर्किट में। मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन में अपने को जैसे पूछ लेता है कई बार R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है तो उस रेजिस्टेंस में से करंट जाती नहीं है। रीजन क्या हो जाता है, क्योंकि इनका रेशियो सेम होता है। अगर इनका रेशियो सेम होगा तो यहाँ से तो करंट जाएगी नहीं, बीच में से क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। यही तो कंसेप्ट है इसका कि Ig 0 होगा किस सिचुएशन में, जब B एंड D पर पोटेंशियल सेम है। यहां पे पोटेंशियल सेम तो इसका मतलब यहां का विभवांतर यहां के समान। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि P का R के साथ रेशियो, Q का S के साथ रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू भी अपन इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, एक क्वेश्चन इस टाइप से कि अपने को सर्किट दे देगा और पूछेगा बताओ अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना, सभी की वैल्यू दे देगा तो अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए, ये था अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एक तो इसके ऊपर आते हैं और एक R इक्विवेलेंट निकालने को लेकर आते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालने को लेकर आते हैं। जब आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन करोगे तब आपको वो क्वेश्चन दिखाई देंगे कंफर्म। अपने 12th की बुक में भी उसके क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी खूब क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट पर। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, अब बात करते हैं मीटर ब्रिज की। किसकी, मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। मीटर सेतु,
मीटर सेतु। देखिए ये जो है ना मीटर ब्रिज, ये भी एक प्रकार का सर्किट ही है, जैसे जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज था वैसे ये है। इसमें क्या है कि अपने पास एक मीटर का 100 सेंटीमीटर का वायर होता है और 100 सेंटीमीटर के वायर पर एक जोकी होती है, क्लियर। तांबे की पट्टियां होती है, एक सेल होता है और एक सर्किट बनता है। अब उसकी सहायता से भी मतलब क्या किया जाता है, Ig बराबर 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन नोट किया जाता है। और जिस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी में 0 शून्य विक्षेप आ जाता है, मतलब Ig 0 हो जाता है, उस स्थिति में यही कंसेप्ट लगता है व्हीटस्टोन वाला P/Q = R/S। कैसे बात करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि तांबे की पट्टियां होती हैं, कॉपर स्ट्रिप होती हैं इसमें, ये L आकार की, ये इस प्रकार से, और एक स्ट्रिप होती है यहाँ पे। 2 L आकार की अपने पास पट्टियां होती है और एक बीच में होती है। यहाँ पे वायर होता है 100 सेंटीमीटर लंबा, यानी 1 मीटर लंबा। यहाँ पे क्या होता है, वायर। ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट है B। यहाँ से एक सेल लगा होता है और यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे जोकी होती है जिसको अपन विसर्पी कुंजी, जिसको अपन इस पर खिसका सकते हैं और Ig का वैल्यू 0 नोट करते हैं, ये E है। यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब एक प्रतिरोध बॉक्स होता है जिसमें से अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, अननोन रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। RB से तो अलग अलग प्रतिरोध होंगे, वो अपन यहाँ पे रखेंगे, और इसकी वैल्यू, S की वैल्यू अपने को नहीं पता, वो वैल्यू इस कंसेप्ट से निकालेंगे, ठीक है। और ये R हो गया, ये L, ये Z, यहां से देखिए ये यहाँ पे सेल नहीं है, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, और ये इस प्रकार से इसके ऊपर स्थित होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक सेल लगा होता है जो कि करंट इनको दे रहा होता है। ये सर्किट होता है अपने पास मीटर ब्रिज का, ये जोकी होती है Z, क्लियर। ये अपने पास 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है। अब इसका कंसेप्ट क्या कहता है, इसका कंसेप्ट ये कहता है कि आप इस जोकी को यहां पे खिसकाओ, और जिस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ गया, शून्य विक्षेप आ गया, उस स्थिति में P/Q = R/S होगा। कैसे, देखिए माना कि पॉइंट A से L1 लेंथ पर या स्मॉल l लेंथ पर अपने को पॉइंट मिला एक, जो कि यहाँ पे आई, जैसे कि D पॉइंट पर आई, और यहाँ पे हमने क्या नोट किया कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का पॉइंट D का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के सेम हो गया। पॉइंट D का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल, इसको अपन एक नया पॉइंट बोल देते हैं E, मतलब पॉइंट D पे जो पोटेंशियल है वो पॉइंट E के पोटेंशियल के सेम हो गया। उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में 0 करंट आएगी। तो D और E पर पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A और E यानी VAE = VAD, यही तो है। VAE = VAD, राइट है कि Ig 0 हुआ, Ig 0 हुआ, यहाँ पे करंट 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट E और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पे इनका पोटेंशियल सेम है, तो VAE बराबर VAD होगा। और जब इसको सोल्व करें तो अपने पास मतलब यहाँ की करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ की करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस आएगा।
राइट है। सिमिलरली यहां पे अगर V और VD सेम है तो VEB इक्वल्स टू होगा VDB के, राइट है, क्योंकि दोनों का VD इज इक्वल टू VE है, सेम है ये। तो ये सेम होगा जब इसको अपन सोल्व करते हैं, सिचुएशन वही बन गई अपने पास। कौन सी सिचुएशन बन गई? व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज भी तो यही था कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर जीरो आएगा उस सिचुएशन में यहां के रेजिस्टेंस का यहां के साथ, यहां के रेजिस्टेंस का यहां के साथ अनुपात क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है क्या? राइट। यहां का रेजिस्टेंस जैसे अपन ने R निकाला है, क्या निकाला है? R। और यहां का रेजिस्टेंस क्या होगा? L। समझना कैसे? यहां का रेजिस्टेंस कैसे होगा? फिर यहां का S, फिर यहां का कितना बचा? ये लेंथ कितनी बची? आप बोलोगे 100 माइनस L। ये लेंथ बची ना 100 माइनस L, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L। देखिए प्रतिरोध की अपन बात करें तो अगर एकांक लंबाई का प्रतिरोध अपने पास गिवन है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध अगर दे रखा है जैसे कि R है, तो L लंबाई का प्रतिरोध अपने पास क्या होगा? LR होगा, L मल्टीप्लाई R। और 100 माइनस L लेंथ का प्रतिरोध क्या होगा? 100 माइनस L मल्टीप्लाई R। नहीं समझे? देखो एक बार फिर से समझाते हैं। यहां का रेजिस्टेंस RAD ये कितना होगा? यही तो होगा ना, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर। RAD हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक है, एकांक लंबाई के प्रतिरोध की बात की। ये पूरा AB वायर है, इसका एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो एकांक लंबाई यानी पर यूनिट लेंथ हो, क्या हो? पर यूनिट लेंथ मतलब एक सेंटीमीटर। एकांक लंबाई के प्रतिरोध को माना अपन ने, एकांक लंबाई का प्रतिरोध अपन ने मान लिया, प्रतिरोध माना क्या है? R' है, क्या है? R', ठीक है। इसका रेजिस्टेंस अपने को नहीं पता, हमने क्या ले लिया? एकांक लंबाई का प्रतिरोध माना कितना है? R' है, कितना है? R', एकांक लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है। तो बताओ ये लेंथ है L, L लंबाई का प्रतिरोध कितना? L लंबाई का प्रतिरोध कितना? अपन बोलेंगे R'L। ये है लेट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ इज R', सो द रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ क्या होगा? R'L। क्लियर। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L लेंथ, क्या? 100 माइनस L लेंथ, 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा? हम बोलेंगे ये होगा अपने पास 100 माइनस L और ये R'। अपने को इसका प्रतिरोध नहीं पता है, हमने क्या ले लिया? एकांक लंबाई का प्रतिरोध R' मान लिया, तो L लंबाई का प्रतिरोध R'L होगा और 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा? 100 माइनस L मल्टीप्लाई R'। क्लियर है? क्लियर इतनी बात है। एकांक लंबाई यानी पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R' है और L लेंथ का रेजिस्टेंस R'L। 100 माइनस L लेंथ का रेजिस्टेंस 100 माइनस L R'। ये मैंने इंग्लिश में भी थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। प्रतिरोध आ गया, अब रख लेते हैं इसका इसके साथ में अनुपात, इसका इसके साथ में अनुपात बराबर, यानी यहां से रेजिस्टेंस अपन ने R लिया, ठीक है, और यहां का रेजिस्टेंस कितना? यहां का रेजिस्टेंस अपने पास कितना आया? ये ला, ये कितना है? R'L। ओके, ये किसके बराबर? इन दोनों के रेशियो के बराबर, यानी S अपॉन 100 माइनस L R'। ये कट गया, क्या आ गया? R अपॉन L इक्वल्स टू S अपॉन 100 माइनस L। ये सेंटीमीटर में है, ये क्या है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में
क्योंकि पूरा 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर की बात है। क्लियर है इतनी बात? अपने को एस का वैल्यू चाहिए, तो एस का वैल्यू क्या हो गया, 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई आर, 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाई आर। ये हो जाएगा एस यानी अज्ञात प्रतिरोध का मान, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है और एस की वैल्यू पूछता है। अपने को अगर कंसेप्ट पता है कि यहाँ का रेशियो यहाँ के साथ, यहाँ का रेशियो यहाँ के साथ बराबर होगा, बस एल ले लेना है यहाँ पे 100 माइनस एल, तो उस हिसाब से अपन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था अपने पास मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मीटर सेतु में किस प्रकार से कंसेप्ट काम कर रहा है। सेम व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट काम कर रहा है कि IG 0, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। उस सिचुएशन में यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के सेम होगा, यहाँ के इक्वल होगा। जब यहाँ का इक्वल हो गया तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के समान, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के समान। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल। ये मैंने डायरेक्ट लिखा तो फिर मैंने समझा दिया आपको कि कैसे। RAD अपने को नहीं पता, हमने क्या किया कि एकांक लंबाई का प्रतिरोध R' मान लिया, L लंबाई का प्रतिरोध R' L हो जाएगा। सिमिलरली 100 माइनस एल लंबाई का प्रतिरोध 100 माइनस एल R' होगा। ये वैल्यू रखी तो अपने पास ये आ गया, ये कंसेप्ट हो गया। डायरेक्ट अपने को करना क्या है, बस यहाँ पे लेंथ लेनी है अपने को L और 100 माइनस एल। रेजिस्टेंस से अपने को कोई मतलब है नहीं है कि वायर का कितना प्रतिरोध है। यहाँ से कोई ना कोई रेजिस्टेंस देगा अपने को क्वेश्चन में कि ये रेजिस्टेंस है, S का वैल्यू ज्ञात करो, तो यहाँ से अपन निकाल सकेंगे। इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात क्या होगा, सेम होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ये था अपने पास मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। अब अपन बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर की विभव मापी की। विभव मापी क्या है? विभव मापी, जैसे नाम ही क्लियर हो रहा है इससे, क्या नाम है, पोटेंशियोमीटर, विभव को मापने वाला, विभव मापी। तो विभव को, पोटेंशियल को मापने के लिए तो वोल्टमीटर ही है, इसकी क्या जरूरत है। देखो वोल्टमीटर में जब अपन मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो अशुद्धि आ जाती है। उस अशुद्धि को मतलब अगर बोले कि वो अशुद्धि नहीं आए तो इसके लिए अपन पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। अब पोटेंशियोमीटर एक बड़ा उपकरण होता है, ठीक है, लकड़ी के बोर्ड पर होता है ये, तो इसके लिए विभव मापी का यूज किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, शुद्धता के साथ में, शुद्धता के साथ में पोटेंशियल को मेजर करता है। इट मेजर पोटेंशियल विद एक्यूरेसी। शुद्धता के साथ में, शुद्धता के साथ विभव का मापन करता है, विभव मापता है। इसका यूज किया जाता है 3 जगह पर, इसका यूज होता है और वहीं से अपने क्वेश्चन बनता है 3 जगह पर। एक है इसका यूज, एक सेल है, सेल का ईएमएफ ज्ञात करने में, सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने में, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, इट इज यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। इसका उपयोग सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। और इसी का यूज अपन करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में।
सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी इसका यूज करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में इट इज यूज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इट इज यूज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इसका उपयोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी होता है। साथ में दो सेल अगर दिए हुए हैं तो उनका ईएमएफ कंपेयर करने में भी यूज होता है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में इसका क्या होता है यूज। इट इज यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में भी इसका उपयोग होता है। इट मेजर पोटेंशियल विथ एक्यूरेसी, शुद्धता के साथ विभव मापता है। ये विभव मापी है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है, सर्किट किस प्रकार से होता है। वैसे ये लकड़ी के बोर्ड पर होता है, 8 से 10 मीटर लंबा वायर होता है, समझना, और 1-1 मीटर के सेगमेंट में होता है, 1-1 मीटर के पार्ट में होता है। इसमें दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है और प्राइमरी सर्किट में एक बैटरी लगी होती है, सेल, एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक होता है, RH, जो धारा को कंट्रोल करता है। कैसे? RH क्या है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कम ज़्यादा करता है, इस प्रकार से खिसकाने का होता है ये, ठीक है। रेजिस्टेंस RH, रियोस्टेट बोलते हैं धारा नियंत्रक। और यहाँ पे क्या होता है, ये सेल हो गया जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस अपने लिया R। यहाँ पे वायर होता है, पोटेंशियोमीटर का, विभव मापी का तार होता है, और ये 1-1 मीटर के सेगमेंट में होता है। तो A से पॉइंट B के बीच में अगर बात करें, ऐसे वायर होता है तो 1-1 मीटर, इसकी लेंथ 1 मीटर है। क्लियर। चलिए, ये होता है अपने पास प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ। यहां से जैसे कि ये सेल है तो इससे करंट आई जाएगी, राइट है। ये करंट इसमें से होके, इस वायर से होके यहां पे आएगी, और इस प्रकार से प्राइमरी सर्किट यानी प्राथमिक परिपथ बनेगा। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि I का वैल्यू बताओ कितना होगा इस सिचुएशन में। तो I का वैल्यू क्या होगा, हमने पहले भी निकाला है सेल के लिए, V/R। V कितना है, E, और R कितना, RH है, और ये भी तो है RAB, और इसका अपन ने प्रतिरोध माना कितना, R, कैपिटल R। वायर का जो प्रतिरोध है वो कितना है, कैपिटल R है, यानी कितना हो गया, RH + R। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो ये अपने पास करंट होगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? ये पहले बता चुका हूँ मैं, सेल में जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था I = V/R, और V कितना यहाँ पे E, और R कितना टोटल, R होगा RH + R + स्मॉल r। क्लियर है इतनी बात? अच्छा मेरे को बताओ VAB कितना, VAB अगर करंट I है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो IR होगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, I का वैल्यू कितना है, E/है, RH + R + स्मॉल r, और ये कैपिटल R, ये होगा VAB। क्लियर? VAB = IR। ये इस प्रकार से अपने पास VAB हो जाएगा, यानी A और B के बीच में विभवांतर। क्लियर है इतनी बात है? चलिए, तो ये मतलब इस प्रकार से पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट होता है, प्राथमिक परिपथ। इसी में द्वितीयक परिपथ होता है, पॉइंट A से जुड़ के अपने पास एक सेकेंडरी परिपथ बनता है, जिसमें ये 3 वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो वो चीज़ अपन जोड़ देते हैं। जैसे सेल का EMF ज्ञात करना हो तो सेल जोड़ देते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो जोड़ के रखते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल, 2 सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, ये होता है। चलिए देखिए, अब इसके कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट देख लो, प्रिंसिपल देख लो, इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत, प्रिंसिपल,
देखिए, इसका प्रिंसिपल है कि ये ए बी वायर है ना, इस ए बी वायर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में या पूरे तार पर, वो इसकी लंबाई के बराबर होगा। लेट इसकी लंबाई कैपिटल एल है। क्या है? कैपिटल एल। क्या है इसका कंसेप्ट, क्या है इसका प्रिंसिपल, क्या है इसका सिद्धांत? इसका सिद्धांत है तार ए बी पर या तार ए बी पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है, उस भाग की लंबाई के समानुपाती। मतलब जैसे कि एक पॉइंट लिया मैंने यहां पे सी पॉइंट, तो वी ए सी जो होगा ना, वो इस भाग की लेंथ के प्रोपोर्शनल यानी एल ए सी के प्रोपोर्शनल होगा। यह है इसका कंसेप्ट, यह है इसका प्रिंसिपल। यहां का विभवांतर यहां की लंबाई के समानुपाती होता है। जब यह समानुपाती हटता है तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है और उसको अपन बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। ऐसे है इसका कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कि दो भाग, कोई भी दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए से स्टार्ट है, यहां पे कोई भी पॉइंट होगा, उनके बीच में जो विभवांतर होगा उस भाग की लंबाई के प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है जिसे अपन क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। क्लियर? ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जैसे अपन कहें कि ये पूरा वायर है ए बी, इसकी लेंथ एल है, तो वी ए बी क्या होगा? वी ए बी, तो जो वी ए बी होगा वो इस भाग की लेंथ यानी कैपिटल एल के प्रोपोर्शनल। ठीक है? और वी ए बी इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा? एक्स एल, और एक्स क्या? विभव प्रवणता, और इसकी वैल्यू कितनी? वी ए बी अपॉन एल। ये अपने पास एक्चुअल विभव प्रवणता होगी इस वायर की। आपको पूछे बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा इसका, तो यहां पे जो विभवांतर होगा उसकी लेंथ का अपन इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, तो अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता आ जाएगी। क्लियर है इतनी बातें? तो विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, उसे अपन क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। यानी x का वैल्यू क्या होगा? वी ए बी अपॉन एल होगा, वी ए बी अपॉन एल। ये लो, तो क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें अगर आपको पूछे बताओ इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो अपन निकाल सकते हैं कि वी ए बी में एल का डिवाइडेशन कर देंगे, भाग दे देंगे। अब समझिए इस बात को, इसका सिद्धांत क्या हुआ कि जो विभवांतर होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल? लेंथ के। कहीं पे भी बात करेंगे तो वो लेंथ के प्रोपोर्शनल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा जिसे अपन बोलेंगे विभव प्रवणता, और उसका वैल्यू क्या होगा? ये रहा वैल्यू। जैसे इस वायर का विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? इस वायर पर कितना पोटेंशियल गिरा और इसकी लेंथ कितनी है, इसका अनुपात। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब पहला काम करते हैं, सेल का ईएमएफ ज्ञात करने में इसका यूज कैसे होता है वो बात करते हैं। देखिए इसको मैं मिटाता हूं। First, to find EMF of a cell, ठीक है, ये सर्किट है अपने पास, ये रियोस्टेट है RH, ये वायर है AB,
यहां पे अपन ने जोड़ दिया एक सेल जिसका ईएमएफ अपने को ज्ञात करना है, मतलब ई की वैल्यू अपने को चाहिए। हम क्या करते हैं, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और उसको इस वायर पर जोकी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जोकी कनेक्ट कर देते हैं। ये ए बी है, ये अपने पास सेकेंडरी सर्किट हो गया और ये प्राइमरी सर्किट हो गया। क्लियर? चलिए, इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू वी ए बी अपॉन एल, ठीक है। चलिए अब देखो क्या किया जाता है, जीरो डिफ्लेक्शन प्राप्त किया जाता है। जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है, मतलब आईजी जीरो, जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आए, ऐसा काम किया जाता है। तो वो कब आएगा, हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से खिसकाएंगे। कंसेप्ट है इसका बहुत अच्छी तरीके से। तो खिसकाएंगे तो होगा क्या, गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे डिफ्लेक्शन अपने को क्या मिलेगा, जीरो। और जिस सिचुएशन में डिफ्लेक्शन अगर जीरो मिला, क्या मिला, आई जी इज इक्वल टू जीरो, उस सिचुएशन में क्या होगा, वी ए जे किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। यही तो था कंसेप्ट। यहां का विभवांतर यहां के सेम हो जाएगा। भाई यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यहां के पोटेंशियल डिफरेंस के सेम होगा। किस सिचुएशन में होगा, जब आई में करंट कितना है, जीरो। व्हीटस्टोन ब्रिज से अपन यही देखते आ रहे हैं। अब देखो वी ए जे कितना होगा, वी ए जे होगा अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट और इस भाग की लंबाई, जैसे मान लिया एल लेंथ, स्मॉल एल लेंथ पे अपने को आई जी जीरो मिला, तो वी ए जे इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स एल हो गया। जहां पे अपने को जिस लंबाई पे अपने को आई जी जीरो मिलता है, उस लेंथ को अपन बोल देते हैं बैलेंसिंग लेंथ, यानी संतुलित लंबाई, बैलेंसिंग लेंथ। ये सभी के लिए है, अभी तक अपन ने जिसमें भी पढ़ा है, जैसे मीटर ब्रिज में पढ़ा और इसमें पढ़ रहे हैं, जहां पे आई जी जीरो मिलेगा उस लेंथ को अपन क्या बोलेंगे, संतुलित लंबाई। क्या बोलेंगे, संतुलित लंबाई, यानी बैलेंसिंग लेंथ। तो वी ए जे क्या होगा, एक्स एल होगा, राइट है। अब वी ए जे किसके बराबर, ई के बराबर, तो ई बराबर कितना हो गया, एक्स एल। तो इस प्रकार से अपन ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ई का वैल्यू आ गया x मल्टीप्लाई एल। एक्स से इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि अपने को पता रहेगा, एल जो अपन निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका पहला यूज अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन इसका सेकंड यूज देखेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। चलिए वो निकालते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में इसका यूज कैसे होगा, तो फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल, जैसे ये है, इसका अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स यहां पे जोड़ देते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ऐसे समझ लो। यहां से एक की लगा देते हैं, और इसको जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। ये सर्किट बन जाता है अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का। अपने को फॉर्मूला तो पता है ना इंटरनल रेजिस्टेंस का, अपन ने निकाल रखा है। आर इज इक्वल टू होता है ई अपॉन वी माइनस वन, और यहां पे होता है रेजिस्टेंस आर, जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। यहां पे देखना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है, ये करंट है इस प्रकार से, ठीक है। ये अब समझते हैं, एक बार देखना, ये फॉर्मूला तो पहले निकाला था अपन ने। हम क्या करते हैं, पहले इस की को ओपन ही रखते हैं, इस की को, और सारी बात करते हैं यहां से। अगर ये ओपन रहेगी तो यहां से करंट जाएगी नहीं, करंट जाएगी इसमें से ओनली, इस पार्ट में से।
तो फर्स्ट पार्ट में से, मतलब ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, या फिर फर्स्ट पार्ट, हाँ फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं, या सेल ई के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, बैलेंसिंग लेंथ, संतुलित लंबाई निकालते हैं सेल ई के लिए, इसके लिए। तो वो अपन ने निकाली थी, जैसे स्मॉल एल पे मिली तो यहां पे L1 ले लेते हैं। कौन सी लेंथ? लेट माना संतुलित लंबाई, संतुलित लंबाई क्या है? L1 है, जहां IG 0 है। IG क्या है? 0। जहां पे IG कितना है? 0 है। वो लेंथ अपने को क्या मिली? L1, तो उसको L1 ले लेते हैं, L1 लेंथ, ठीक है। IG 0 कहां पर? L1 लेंथ पे। तो हम कह देंगे E इक्वल टू क्या होगा? XL1, राइट है क्या? कंसेप्ट तो वही है जो पहले निकाला था, लेंथ की प्रोपोर्शनल। IG 0 तो यहां का पोटेंशियल यहां के सेम, तो E इक्वल टू XL1 होगा, राइट। चलिए सेकेंड पार्ट इसकी बात करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, या RB के लिए अब क्या करते हैं अपन, यहां से इस की को कर देते हैं बंद। अब की को, इस कुंजी को बंद कर देंगे तो करंट इसमें से जाएगा आराम से, क्लियर है? करंट इसमें से जाएगा। अब अगर इसमें से करंट जाएगा तो यहां पर विभवांतर होगा RB रेजिस्टेंस बॉक्स पर, V यहां का पोटेंशियल आएगा। देखिए अपन सेल की बात करते हैं ना, सेल की, तो मैंने आपको बता रखा है कि ये रेजिस्टेंस होता है, ये E होता है, इसका R दे रखा है, यहाँ पे कैपिटल R है, तो यहाँ का जो विभवांतर होता है वो V होता है, TPD जिसे अपन बोलते हैं, सेम है ये RB रेजिस्टेंस बॉक्स है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स पर अपने पास विभवांतर आएगा, मतलब कोई ना कोई रेजिस्टेंस ले लिया अपन ने, ये लो अपन ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये R, तो करंट इसमें से जाएगी जब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? यहां पर कितना विभव पड़ा? V, और उसके लिए अपन यहां पे क्या करते हैं? बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। लेट एक पॉइंट मिला अपने को Z', जहां पर अपने को IG 0 मिला, IG 0 मिला। लेट माना संतुलित लंबाई, बैलेंसिंग लेंथ, संतुलित लंबाई L2 है। देखो याद करो, मैंने बताया था जब सेल बंद परिपथ में होता है, क्लोज सर्किट में, उस सिचुएशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जो विभव होता है, विभवांतर होता है, उसे अपन TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपन ने जोड़ दिया इस सेल से, तो यहां पे विभवांतर V होगा, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल रहे हैं अपन। लेट माना कितनी आई? L2। सेकेंड पार्ट रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए लेट संतुलित लंबाई L2 है, क्या है? L2 है, बैलेंसिंग लेंथ इज L2, जहां क्या हुआ है? IG अपने को 0 है, IG अपने को 0 मिला है। तो सिचुएशन में V आएगा किसके प्रोपोर्शनल? लेंथ के, यानी V इज इक्वल टू आ जाएगा XL2, क्या आ जाएगा? XL2, और ये आ गया अपने पास XL1, XL1, ये क्या आ जाएगा? XL2, ठीक है? इतनी बात भाई, यहाँ का V होगा, इसके लिए बात करें, पहले E की बात कर रहे थे तो इसको ओपन किया था, अब इसकी बात करें तो V आया, V के लिए क्या आया? XL2। ये V ही क्यों आया? क्योंकि मैंने बता रखा आप लोगों को कि जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके बाह्य प्रतिरोध के सिर ऊपर जो विभवांतर होता है उसे TPD कहते हैं, उसे V कहते हैं। तो V बराबर कितना आएगा? XL2, क्लियर है? तो E का वैल्यू आ गया, V का वैल्यू आ गया। यहां पे रेजिस्टेंस अपन ने R लिया है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस भी तो R ही ले रखा है अपन ने, तो इसको चेंज करते हैं, इसको R' मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R', क्लियर है? यहां से अपन ने क्या लिया? रेजिस्टेंस बॉक्स से R' प्रतिरोध लिया है। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? R', क्लियर?
भाई पहले क्या था, आर था, तो अब क्या हो जाएगा आर डैश। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो आर इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, देखिए आर का वैल्यू क्या आएगा, स्मॉल आर, आर का वैल्यू आ जाएगा अपने पास है ई अपॉन वी के अनुसार। ई क्या है एक्स L1 और वी क्या है एक्स L2, यानी एक्स L1 अपॉन एक्स L2 माइनस 1 और ये क्या है कैपिटल आर डैश, राइट। सोल्व करें तो इसका वैल्यू क्या आया, L1 अपॉन L2 माइनस 1 और ये हो जाएगा आर डैश, ठीक है क्या। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस अपने पास, आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपने पास कुछ इस प्रकार से आएगा, अपने को बोलेगा L1 लेंथ इतनी है, L2 इतनी है, ये फॉर्मूला। L1 बोलेगा, L2 बोलेगा कि L1 लेंथ यानी सेल E के लिए, यानी EMF E के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 है और रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए L2 है। देन कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। क्लियर है, चलिए। तो अपन ने आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू निकाल लिया, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला अपन पहले निकाल चुके हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब केवल आर की बात करे थे तो आर है, लेकिन यहां पे आर डैश लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा आर डैश। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में इसका यूज कैसे होगा। चलो, सेकेंड यूज इसका, मतलब थर्ड यूज, नॉट सेकेंड। कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। इसमें क्या होगा, जैसे कि ये E है, ये रियोस्टेट है RH, यहां पे वायर होगा AB, A और B, यहां से एक सेल होगा और यहां पे दूसरा सेल होगा, यहां पे गैल्वेनोमीटर और ये जो कि यहां पे कनेक्टेड होगी RH, ये सेल हो गया। जैसे ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। जैसे E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तो इनको कनेक्ट कर देंगे, फिर E2 के लिए निकालेंगे तो इनको कनेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो जैसे पहले अपन ने E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाली, संतुलित लंबाई, बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 के लिए निकाली, लेट कितनी आई L1। सिमिलरली E2 के लिए निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वो बता ही दिया मैंने, बैलेंसिंग लेंथ फॉर E2, लेट आया L2। तो हम कहेंगे E1 बराबर तो होगा XL1 और E2 बराबर क्या होगा XL2। कंपेयर करना है कौन ज़्यादा है कौन कम है, डिवाइड कर दे दोनों का, तो अपने पास आ गया E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। अब जिसके लिए लेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए EMF ज़्यादा होगा और जिसके लिए लेंथ कम होगी उसके लिए EMF कम होगा, विद्युत वाहक बल कम होगा। बस जैसे पहले के लिए निकाला तो इनको कनेक्ट कर दिया, दूसरे के लिए निकाला तो इनको कनेक्ट कर दिया। बैलेंसिंग लेंथ मतलब संतुलित लंबाई निकाल रहे हैं, मतलब IG 0 करना है, IG 0 करके, तो इसका यूज होगा इस प्रकार से। जैसे क्वेश्चन आएगा, दो सेल देंगे और दो सेल देने के बाद में अपने को बोलेगा कि एक EMF E1 है जिसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 है और E1 का वैल्यू भी दे दिया और L1 का वैल्यू भी दे दिया। सेकंड बोल देगा जैसे कि दूसरा सेल है जिसका EMF E2 है जो कि अपने को नहीं पता, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ दे देगा कि ये है
5 मीटर या 6 मीटर। अपने को E1 दे दिया, L1 दे देगा, साथ में E2 नहीं देगा और L2 दे देगा और पूछेगा बताओ E2 कितना, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। क्लियर है इतनी बात? L2 दे दिया, L1 दे दिया, E1 दे दिया, E2 नहीं दिया, तो यहाँ पे रख के अपन इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये अपने पास पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी था। इसमें एक तो ये फॉर्मूला काम का है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस अपन ने निकाला L1 अपॉन L2 -1 और ये RS, एक ये काम का है। एक कंसेप्ट काम का है कि E = XL होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल, X विभव प्रवणता होती है। ये 3 फॉर्मूला आ गए। ये अपन ने निकाला था EMF ज्ञात करने के लिए, ये आंतरिक प्रतिरोध के लिए और ये सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। तो ये अपने पास करंट, इलेक्ट्रिसिटी, धारा, विद्युतिकी वाला जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का अपन 1 शॉट करेंगे, एक ही शॉट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और सारा का सारा समरी के अंदर होगा, संक्षेप में होगा, सारांश में होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।